आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। स्वागत है आप सभी बॉक्स एफएम के लिसनर्स का इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है व्यंग के रंग प्रभात के संग। 4 बज चुके हैं इस समय और हमारे साथ है स्टूडियो में डॉक्टर प्रभात गोस्वामी जी और साथ में हमारे आज खास मेहमान हैं हमारे वरिष्ठ व्यंग्यकार हरीश जोशी जी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रभात, आपका साथी। आज 1 जनवरी है, यानी नए साल का पहला दिन। सबसे पहले मैं बॉक्स एफएम की ओर से, अपनी ओर से आप सभी श्रोताओं को दिल से मुबारकबाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि ये नया साल आप नए संकल्पों, नए सपनों और नए उम्मीद के साथ आगे ले जाएं अपनी इस सफलता की यात्रा को। साथियों, आज हमारे साथ हैं देश के सुपरिचित व्यंग्यकार डॉक्टर हरी जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार साहब, आपका स्वागत है। गोस्वामी जी नमस्कार जी। कहा जाता है कि व्यंग्य विसंगतियों के विरुद्ध एक रचनात्मक प्रस्तुति है। वास्तविकता में व्यंग्य आम आदमी को जागृत करता है, विसंगतियों की ओर उसका ध्यान आकर्षण करता है और इस बात के लिए प्रेरित करता है कि इन विसंगतियों के विरुद्ध वो भी अपनी आवाज उठाएं, जिस तरह व्यंग्यकार कलम से अपनी आवाज को अंजाम देता है। आज हमारे चारों तरफ बहुत सी विसंगतियां फैली हुई हैं और ऐसे में व्यंग्यकार का ये दायित्व है कि उन विसंगतियों को वो कलम के माध्यम से उन पर प्रहार करे और आम जनता के साथ समाज को जागृत करे। एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और अब हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले हरीश जोशी जी का एक परिचय। व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में मिलिए हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि, उपन्यासकार और व्यंग्यकार डॉक्टर हरी जोशी से। उनकी कलम की धार समाज की सच्चाइयों को उजागर करती है और उनकी रचनाएं पाठकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ती हैं। इस बार उनके व्यंग का विषय है अमेरिका मुझे पसंद नहीं, जो अपने अनोखे नजरिए और गुदगुदाने वाले कटाक्ष से आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। डॉक्टर हरी जोशी, जिनका सफर एक छोटे से गांव से शुरू होकर प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पत्रिकाओं तक पहुंचा, आज हिंदी साहित्य में एक मशहूर नाम है। उनकी रचनाएं धर्मयुग, कादम्बिनी और नवनीत जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई और समाज की विसंगतियों को उजागर करती है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हिंदी साहित्य के इस अनमोल रत्न डॉक्टर हरी जोशी का। एक बार पुनः आपका स्वागत सर। बातचीत का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद सर, आपके जीवन में वो कौन सा मोड़ था जहां आपने पद्य की शीतल बयार के झोंके का आनंद लेते हुए अचानक व्यंग जैसी विपरीत धारा में तैरने का निर्णय लिया? प्रभात जी, मैं 11-12 वर्ष की उम्र से कविता या कुछ तुकबंदियां करता रहा, बाल सभाओं में, स्कूल में सुनाता रहा जी। और वो सब सिलसिला चलता रहा। और जब मैं 9वीं 10वीं में आया तब उसके बाद में मेरी कुछ रचनाएं वहाँ के स्थानीय दैनिक अखबारों में, भास्कर में और नव भारत वगैरह में छपना शुरू हो गई। मेरी पहली पुस्तक कविता की 1969 में प्रकाशित हो चुकी थी, जब मैं 25 वर्ष का था। और उस पुस्तक पर सुमित्रानंदन पंत जी ने और डॉक्टर सुमंगल सिंह सुमन जी ने भूमिका लिखी। लेकिन उसके कुछ समय बाद मेरा संपर्क शरद जी से हुआ, शरद जोशी। और शरद जी से मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा शरद जी, मुझसे गद्य में कुछ लिखते नहीं बनता, मैं कविताएं तो लिख देता हूँ, मेरे संग्रह आ गया, दूसरा भी आने वाला था, वो भी आ गया था 75 में। तो मैंने कहा मुझसे गद्य में कुछ लिखते नहीं बनता। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी दैनिक डायरी लिखिए, यदि दैनिक डायरी लिखेंगे तो शायद आपको गद्य में लिखने के लिए अभ्यास करें। और वो प्रभात जी कि मैंने पहली रचना लिखी नव भारत रायपुर में। वो नव भारत उस समय रायपुर, कानपुर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ऐसे 5 स्थानों से एक साथ वो संडे वाला निकलता था। उसके संपादक थे गोविंद लाल बोहरा। और मैंने पहली रचना लिखी और वो हिट हो गई, बाढ़ पर बाढ़ और विस्थापितों की दास्तान। बस उसके बाद में शरद जी ने वो रचना पढ़ी और बोले, हरी ये तो रचना अच्छी है।
और उसके बाद में मैंने फिर व्यंग्य में प्रवेश किया और व्यंग्य की रचनाएं मैंने लिखना शुरू किया। तो आज आपको मैं हूँ जो कुछ भी मेरी 30-35 पुस्तकें हैं कुल मिलाकर। तो मैं निरंतरता से, चाहे अमेरिका में रहूं, अपने गांव में रहूं या बम्बई दिल्ली में रहूं, बेटियों के पास, मेरे पास लैपटॉप होता है और मैं बहुत नियमित व्यक्ति हूँ अपने जीवन में, अनुशासित। उसके कारण मेरी प्रति वर्ष 1-2 वर्ष में एक किताब आ ही जाती है। जी जी, बहुत बढ़िया बात है ये। आप निरंतर लिखते रहे हैं और काफ़ी लंबा 5 दशक से अधिक समय तक आपने रचनात्मक आंदोलन एक तरह से व्यंग को लेकर भी चलाया और बहुत बेहतरीन आपने लिखा। और आपने अभी जिक्र किया शरद जोशी जी का। शरद जी ने सबसे पहले व्यंग में भाषा पर बहुत पैनी निगाहों से अपना काम किया और अक्सर कहते हैं कि शरद जी की जो व्यंग रचनाएं हैं उनमें भाषा का कलेवर देखते ही बनता था। व्यंग्य में भाषा का कितना महत्व है बनिस्पत की उसके कथ्य के मुकाबले? भाषा और कथ्य दोनों का अपना अपना महत्व है व्यंग्य में जी, क्योंकि भाषा में वो लोच होनी चाहिए और कथ्य में वो घटनाएं या वो प्रसंग आने चाहिए जो गुदगुदाते हैं या जहां पर चोट करते हैं वहां चोट करना चाहिए। तो शरद जी से मैंने एक बात सीखी कि आप जिस व्यक्ति पर लिख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम थोड़ा बदल दें, नाम वो का मुंह ना रखें। और फिर मैंने रचनाएं लिखी। बाद में मेरे ऊपर तो आक्रमण भी बहुत हुए शासन के, तो मुझे भरपूर समर्थन मिला, किंतु मुझे बहुत समर्थन मिला और मैं व्यंग्य लिखते हुए कभी भी हारा नहीं। जी जी बिल्कुल। लेकिन एक बात जो हम सभी जानते हैं, आप भी सरकारी सेवा में रहे, मैं भी सरकारी सेवा में रहा हूँ। सरकारी सेवा की अपनी एक आचार संहिता होती है। जी जी। हम राज के भीतर रहकर राज के विरुद्ध क्या लिखने का साहस कर सकते हैं? हाँ, उसमें एक शर्त है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। उसमें एक शर्त है कि वो एक क्लॉज है, मैंने उस क्लॉज को पढ़ा, क्योंकि मुझे बिंदु के तहत सस्पेंड किया गया था वो था 10 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में 10(1)(a). उसमें यह है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड टू राइट एनीथिंग अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। तो मैंने मेरी कोई भी रचना में गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ कभी कोई बात नहीं कही। आई वॉज ऑफिसर, आई वॉज क्लास 1 ऑफिसर इन स्टेट गवर्नमेंट। मैंने कभी भी गवर्नमेंट की योजना नीति के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। मैंने तो किसी व्यक्ति को लेकर के कहा कि भाई वो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, वो भी उसमें उनका नाम नहीं था, लेकिन वो लोग मेरे पीछे पड़े और अंत में उनको हारना पड़ा। जी तो, जी चलिए, आपसे बातचीत का बहुत मजा आएगा आगे भी। एक सवाल हम आपसे और करेंगे, उसके बाद आपका एक व्यंग्य हम सुनेंगे। आपकी नजर में व्यंग्य का आधार क्या है? भावनात्मक अनुभूति या विचार? उसमें भावनात्मक अनुभूति भी होती है, क्योंकि जब तक आप उस पीड़ा को सहेंगे, भोगेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ लिखेंगे नहीं। और फिर उसमें विचारों में कुछ अपना नए विचार, नवीनता भी उसमें परोसेंगे, तब वो संपूर्ण व्यंग्य रचना बनेगी जी। तो जब मैंने अनुभूति की, उस पर चिंतन किया। देखिए, मेरी आदत क्या है, मैं सुबह अमेरिका में रहूं, कहीं भी रहूं, प्रातः भ्रमण करता हूं, मॉर्निंग वॉक करने की मेरी आदत है। और उस समय के भ्रमण में मेरे दिमाग में जो विषय घूमता रहता है, उसके बाद में मैं आकर अपना लेखन करता हूं। मेरा संपूर्ण लेखन सुबह का लेखन। जी बिल्कुल। सुबह की ठंडी हवा में जब आप घूमने निकलते हैं तो कई तरह के विचार भी आते होंगे। निश्चित रूप से सुबह की सैर लेखकों के लिए कितनी मुफीद है, वो लेखक जो सुन रहे हैं इसको, इस बात को समझ सकते हैं। और भाई लोगों, अगर आप सुबह की सैर नहीं करते तो कल से सुबह की सैर करने निकल जाएं। वहाँ आप स्वस्थ भी रहेंगे, खुली हवा में सांस भी लेंगे और बेहतरीन आइडियाज आपको आएंगे, जिससे आप और अच्छा लिख पाएंगे। बहुत बातचीत का सिलसिला ये चलता रहेगा। और हम श्रोताओं को बता दें कि हर बुधवार को बॉक्स एफएम जयपुर से प्रसारित होने वाले व्यंग्य के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में व्यंग्य विमर्श के एक ऐसे मंच पर हम देश के नामचीन व्यंग्यकारों को लाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत का ये सिलसिला आरंभ होगा सृष्टि
जी बिल्कुल, श्रोताओं को पहले सुनाते हैं ये व्यंग जो लिखा है डॉक्टर हरीश जोशी। एक कारण हो तो बताऊं कि अमेरिका मुझे क्यों पसंद नहीं। अमेरिका के लोग बड़े डरपोक और नियम भीरू होते हैं। बस में बैठने के लिए, सामान खरीदने के लिए, टिकट लेने के लिए हर जगह कतारबद्ध होकर ही वस्तु लेते हैं। प्रतीक्षा करने में कितना समय नष्ट करते हैं। भारत के छुटभइये नेताओं की तरह मेधावी क्यों नहीं, जो धन बल, बाहुबल या सिफारिश के दम पर सबसे बाद में लाइन में लगते और सबसे पहले सामान लेकर घर चले आते हैं। उनके तर्क कितने सही हैं कि जो मजा सामने वाले को नीचे पटक कर, धूल चटाकर, पीछे धकेल कर सामान या टिकट हथियाने में है, वो मजा देर तक लाइन में खड़े रहने में कहाँ। वहाँ के लोग कैसे ना समझ है, उन्हें धक्का मुक्की करना तक नहीं आता। हाँ, परिवार कल्याण कार्यक्रमों के संदर्भ में लाइन लगाने में हम कदापि पीछे नहीं है। सरकार कितना भी जोर लगा ले, पलक झपकते ही 1.5 करोड़ से 2 करोड़ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि लाइन पर चलने का ऐसा शौर्य और साहस वहाँ के लोगों में नहीं है। इसलिए अमेरिका मुझे पसंद नहीं। सबसे बड़ा कष्ट तो ये है कि वहाँ सड़क पर भी थूकने की स्वाधीनता नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि वो कैसा प्रजातांत्रिक देश है। हमारे यहाँ तो पान, गुटखा, तंबाकू खाने वाले सामान्य जन यत्र तत्र थूक कर दुनिया को रंगीन बनाते ही हैं। उनसे भी अधिक आनंद राजनीति करने वाले विरोधियों पर थूकने में प्राप्त करते हैं। पानी पी पी कर भी वो थूकने का मजा लेते हैं। थूकना अभिव्यक्ति का कितना शक्तिशाली माध्यम है, इस बात को नेताओं से अच्छा कोई नहीं बता सकता। मंच से पान खाने वाले नेताओं के भाषण सुन लें, माइक्रोफोन लाल हो जाता है। विरोधियों पर थूक लेने के बाद मन को बड़ी शांति मिलती है। प्रतिपक्ष के नेता सत्ता पक्ष पर और सत्ता पक्ष के नेता प्रतिपक्ष पर सुबह से शाम तक निर्बाध थूक सकते हैं। ऐसे धार्मिक कर्मकांड उन्हें शायद पवित्र करते हैं। खो खो करते भी विरोधियों पर निरंतर थूकते चले जाना उनके सामाजिक दबदबे का परिचायक होता है। भारत में नेता बनने से पूर्व भले ही वो सड़क पर थूकते रहे हों, किंतु नेता बनने के बाद निशाने पर उनके विरोधी होते हैं। अनेक प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, किसी के मुंह पर थूकना सड़क पर थूकने से अधिक स्तरीय होता है। वैसे किसी के ऊपर थूकने से पहले वो देख लेते हैं कि इस पुनीत कार्य के लिए उन्होंने सही व्यक्ति को ही चुना है। आज तक उन्होंने गलत स्थान पर या बाहुबली पर नहीं थूका, इसीलिए अब तक वे लात खाने से कैसे बचे रहे। वे जानते हैं जिस पर थूकना है उसके कपड़ों पर थूकना है, मुंह पर थूकना है या मात्र थू कहना है। कई बार तो मात्र थू कहने के बाद उसकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया देखते हैं। खतरे को भांप कर ही शनै शनै आगे बढ़ते हैं। मंत्रियों के आसपास अंगरक्षक होते हैं, वस्तुतः वे अंगरक्षक कम और थूक रक्षक अधिक होते हैं। पिछले दिनों एक मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक दिलजले ने काली स्याही फेंक दी। थूक की जगह उसने स्याही से ही काम चला लिया। प्रतिपक्ष का जो नेता सत्ता पक्ष पर या सत्ता पक्ष का जो नेता प्रतिपक्ष पर अधिक से अधिक थूक सकता है, चुनाव में टिकट का मजबूत दावेदार वही होता है। यदि अमेरिका में सड़क पर कोई थूक दे तो उसे टिकट मिल जाता है। बस यहाँ के और वहाँ के टिकट में थोड़ा अंतर होता है। यहाँ का टिकट मिलता है तो व्यक्ति की चुनाव यात्रा, विमान यात्रा, बस या रेल यात्रा हो जाती है, किंतु जब वहाँ टिकट मिलता है तो व्यक्ति की अदालत यात्रा या जेल यात्रा होती है। भारत में टिकट पाना मजा देता है, जबकि अमेरिका में सजा। यहाँ का टिकट सुविधायुक्त, जबकि वहाँ का टिकट अभियुक्त बनाता है। यहाँ का टिकट घमंड देता है, जबकि वहाँ का टिकट दंड। अनेक परंपराएं वहाँ ऐसी भी हैं जिन पर थूकने की भी इच्छा नहीं होती, किंतु गलती से भी कहीं थूक दिया कि कॉप या पुलिस के चक्कर में आ गए। इस तरह जहाँ न पान खाकर थूकने की आजादी हो, न ही खैनी घिसते हुए काम चोरी करने की, वो भी कोई रहने जैसा देश है? इसीलिए अमेरिका मुझे पसंद नहीं। राजा महाराजाओं के जमाने में पीकदान हुआ करते थे। भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कितने राजा महाराजा समूचे देश को पीकदान बनाए हुए हैं। थूकने के मामले में अपना देश सचमुच स्वर्ग है। कहीं भी थूको, दिल खोल कर थूको, चाहे जिस पर थूको, जितनी मर्जी आए उतना थूको। बस उसके बाद वाली स्थिति से निपटने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और शारीरिक मजबूती रहनी चाहिए। कुल मिलाकर ये कि भारत में 10 दिशाओं में थू थू की क्रिया होना चाहिए। अमेरिका में कहीं भी थूकेंगे तो पुलिस हाथ दिखाएगी। हिंदुस्तान में जब तक किसी पर नहीं थूकेंगे वो हाथ नहीं चलाएगा। वहाँ के उच्च पदासीन नागरिक भी समय के पाबंद क्यों रहते हैं? भारतीयों की तरह मन के राजा क्यों नहीं रहते? यहाँ तो जनता के या कर्मचारियों के नेता बनते ही प्रत्येक कार्य को विलंब से करने की उनकी मानसिकता बन जाती है। देरी से आने या काम करने से उनकी धाक जमती है। अब वो बहुत व्यस्त हो गए हैं। अमेरिका में कभी भी काम पर जाने या कभी भी काम से भाग आने की स्वतंत्रता भी नहीं है। इसीलिए अमेरिका मुझे पसंद नहीं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए थिएटर में फिल्म देखने, कटिंग कराने या सिटी बस में यात्रा करने पर 30% की रियायत दी जाती है। वहाँ सीनियर सिटीजन की हजामत $10 में बन जाती है।
जबकि अन्य लोगों की $15 में। स्पष्ट है, उन लोगों को हजामत करने का सही तरीका भारतीयों से सीखना चाहिए। प्रत्येक धंधे में ग्राहक की हजामत करने में यहाँ के लोग विशेषज्ञ हैं। अमेरिका के अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवार 1 मंजिला या 2 मंजिला नाव रखते हैं। शनिवार, रविवार आदि की छुट्टी के दिनों में ट्रॉली पर रखकर सुबह से ही पास की नदी या झील में डाल देते हैं। फिर दिन भर पानी के बीच सैर या मस्ती का आनंद लेते हैं। स्विमिंग पूल में नाम मात्र के वस्त्र पहनते हैं और नहाने के बाद पुरुषों के कक्ष में पुरुष, महिलाओं के कक्ष में महिलाएं कुछ देर निर्वस्त्र रहने का आनंद भी लेते हैं। पानी से खेलना वहाँ के लोगों का शौक है। वे क्या जाने, आग से खेलना भारत की जनता की आदत बन चुकी है। यहाँ के लोग यदि पानी से खेलने लगे तो उनका पानी ही मर जाए। यहाँ तो मात्र सत्ताधीश ही पानीदार रह सकते हैं। कर्णधार देश पर पानी फेरने में लगे हैं और जनता को लहरें गिनने के काम में लगा रखा है। भारतीय मतदाता की नियति तो कभी इन्हें तो कभी उन्हें कोसना मात्र रह गई है। वैसे पानी में नंग धड़ंग रहना भी कोई काम है? भारतीय बच्चे ही बरसात के दिनों में नंग धड़ंग पानी के बीच खेलते रहते हैं। जो काम वहाँ के बड़े बूढ़े स्त्री पुरुष करते हैं, वो काम तो भारतीय बच्चे ही कर लेते हैं। साहित्य की रचनाओं में, समाज में, हर जगह क्योंकि वे निसंकोच नंग धड़ंग रहते हैं, इसलिए अमेरिका मुझे पसंद नहीं। बताइए, वहाँ हॉर्न बजाना भी गाली देना माना जाता है। व्यस्त सड़कों पर सैकड़ों कारों के बीच घंटों यात्रा कर लीजिए, हॉर्न की एक भी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। हमारे देश की जीवंतता देखते ही बनती है। चारों ओर भोंपू और लाउड स्पीकर बजते ही रहते हैं। वहाँ यदि 2 कारें समानांतर दौड़ रही हों और कोई एक दूसरे को ओवरटेक करने के लिए रास्ता दे दे, तो आगे निकलने वाला व्यक्ति पीछे रह जाने वाले का अनुग्रह मानते हुए थैंक्स अवश्य कहता है। भारत में इस प्रथा को घृणित और अवांछित माना जाता है। हमारे देश के वीरोचित व्यवहार के कारण आगे निकल जाने वाला व्यक्ति पीछे रह जाने वाले को गाली सन्नाता है, आंखें तरेड़ते हुए कहता है, साले कब से हॉर्न बजा रहा हूँ, गाड़ी एक तरफ नहीं करता। कई बार तो वार्तालाप युद्ध स्थिति में बदल जाता है। इस तरह अकारण ही गाली देने या सुनने का सुख जो हिंदुस्तान में है, वैसा अमेरिका में कहाँ। इसलिए अमेरिका मुझे पसंद नहीं। वहाँ बच्चों के स्कूल के पास वाली सड़क से 15 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से कोई वाहन निकला कि बढ़ी हुई गति के अनुपात में बढ़ा हुआ टिकट मिल जाता है। स्पीड गन से देखा कि 20 मील की गति से वाहन गुजरा तो $100 का टिकट, 25 मील की गति से निकला तो $200 का टिकट। सड़क पर किसी पथिक का पांव आ जाए तो चालक 50 मीटर दूर कार रोक देता है। भारत में यदि कोई वृद्ध या बच्चा गलती से भी सड़क पर आ जाए तो 70-80 मील प्रति घंटे की गति से ही कार चलाता हुआ चालक उन्हें रौंद सकता है। बच्चे या बूढ़े ने नियम क्यों तोड़ा? ऐसी स्वाधीनता क्योंकि अमेरिका में नहीं है, इसलिए अमेरिका मुझे पसंद नहीं। विदेशों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में देखिए, वहाँ के लोग पुस्तक पढ़ते हुए या लैपटॉप पर काम करते हुए देखे जाते हैं। सामान्यतः अपने में ही मगन रहते हैं। वहाँ लेखक द्वारा पुस्तक भेंट करने की प्रथा नहीं है, पाठक खरीद कर ही किताबें पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में लेखक से आशा की जाती है कि वो किताब भेंट करेगा और बाद में भी पुस्तक अनपढ़ ही रह जाएगी। असल में निंदा स्तुति करने की न उनकी आदत होती है न अनुभव। भारतीयों के समान वे उसका आनंद लेना भी नहीं जानते। अमेरिका के पुस्तकालय राष्ट्रपति पर कार्टूनों और निम्न स्तरीय मखौल से पटे पड़े हैं, किंतु कभी किसी कार्टूनिस्ट या लेखक के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती। भारत के लेखक या कार्टूनिस्ट प्रायः उस स्तर तक नहीं गिरते, फिर भी अदने से नेता उनके विरुद्ध निलंबन या जेल में डालने की कार्रवाई करा देते। अमेरिका में लेखकों कलाकारों पर क्योंकि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए अमेरिका मुझे पसंद नहीं। भारत में जो व्यक्ति बड़े से बड़ा अपराध करके छूट जाए वो बड़ा आदमी होता है, और जो छोटे से नियम के उल्लंघन में जेल में डाल दिया जाए वो छोटा आदमी होता है। ऐसी छोटी छोटी भारतीय परंपराओं का क्योंकि वहां पालन नहीं होता, इसलिए अमेरिका मुझे पसंद नहीं। ये था एक कमाल का व्यंग जिसे लिखा है हरि जोशी ने, और समाज की उन दुष्प्रवृत्तियों पर बहुत ही शानदार कटाक्ष ये था। जी बिल्कुल, अमेरिका के माध्यम से आपने जिस तरह से भारतीय समाज में सिविक सेंस की जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनको इस व्यंग में उभारते हुए बहुत बेहतरीन कटाक्ष किया। बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद में आइए आगे हम चलते हैं। जी हाँ, बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले सुरेश कांजी द्वारा दी गई एक समीक्षा को हम सुन लेते हैं। हरि जोशी जी का यह व्यंग्य एक सच्चे और अच्छे व्यंग्य का उदाहरण है। ऐसे व्यंग्य तब लिखे जाते हैं जब व्यंग्यकार पर व्यक्ति नहीं, व्यक्ति पर व्यंग्यकार हावी रहता है। ऐसा न हो
तो वह उन आम लोगों से अलग नहीं हो सकता जिन्हें वह विसंगतियों से ग्रस्त पाता है और उन पर लिखना चाहता है। बेशक व्यंग्य लिखने के बाद वह फिर से वही व्यक्ति बन जाता है और उन्हीं विसंगतियों में रम जाता है जिन पर उसने अभी अभी व्यंग्य लिखा था। हमारे बहुत से व्यंग्यकार ऐसे ही जीते हैं। कुछ तो खुद व्यंग्य के पात्र बन जाते हैं। व्यंग्य के त्रिदेव लिखने वाले जोशी जी से बढ़कर यह बात कौन जानता होगा। जोशी जी में कुछ बातें हैं जो उन्हें बाकी व्यंग्यकारों से अलग करती हैं। उनमें से एक यह है कि वे हर साल कुछ महीने अमेरिका जाकर अपने बेटे के परिवार के साथ बिताते हैं। आश्चर्य यह है कि उन्होंने अमेरिकी जीवन काफी जिया है और भारतवासी तो वे हैं ही। दोनों देशों के जीवन की तुलना करते हुए ही यह व्यंग्य लिखा गया है। ब्याज स्तुति अलंकार के जरिए जिसमें किसी की निंदा के ब्याज यानी बहाने उसकी प्रशंसा की जाती है, जोशी जी इस व्यंग्य में भारतीयों की तुलना में अमेरिकी नागरिकों की निंदा के बहाने प्रशंसा इस बात के लिए करते हैं कि वे बस में बैठने, सामान खरीदने आदि के लिए लाइन लगाते हैं। भारतीयों की तरह धक्का मुक्की करके लाइन तोड़कर अपने काम नहीं निकालते, सिवाय बच्चों की लाइन लगाने के यानी ज्यादा बच्चे पैदा करने के। अमेरिका में भारत की तरह लोगों को थूकने की आजादी भी नहीं है। वे समय के पाबंद भी रहते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते हुए जोर जोर से हॉर्न भी नहीं बजाते। वहाँ राष्ट्रपति तक पर कार्टून बनते हैं। उनकी गलत नीतियों का सरेआम मजाक उड़ाया जाता है, पर मजाल है किसी को जेल में डाल दिया जाए, जबकि भारत में तो जरा जरा सी बात पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। इन्हीं सब कारणों से जोशी जी को अमेरिका और वहाँ के निवासी पसंद नहीं आते। यह जोशी जी का पुराना व्यंग्य है जो इसमें मिलने वाले संदर्भों से जाहिर होता है। आज के हालात में भी क्या वे ऐसा व्यंग्य लिखते, कहना मुश्किल है। जी, सुरेश कांत जी की आवाज़ में आपने बहुत बेहतरीन समीक्षा उन्होंने की और बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं कि जिस तरह की बातें अभी सुरेश कांत जी ने भी की, आप भी कर रहे हैं। एक जो अक्सर बात कही जाती है कि व्यंग्य व्यक्ति पर नहीं प्रवृत्ति पे होना चाहिए, तो आप इससे कितने सहमत हैं कि व्यक्ति को क्यों छोड़ा जाए और प्रवृत्ति पर क्यों लिखा जाए? मुझसे आपने बात की कि मैं प्रवृत्ति और व्यक्ति के संदर्भ में बात करूं। हाँ, बिल्कुल। तो प्रभात जी, ऐसा है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है पद पर आने के बाद, उसकी गतिविधियां ऐसी हो जाती हैं जो कई बार समाज की दृष्टि से प्रतिकूल होती हैं, क्योंकि कुर्सी पर आने के बाद वो जिन लोगों के संग में उठता बैठता है उनको भी वो उठे मानने लगता है, तो उसकी एक आदत बन जाती है। तो उस समय आप प्रवृत्ति और व्यक्ति को एकाकार कर देते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है ना वो अपनी प्रवृत्ति अपनी स्थिति के अनुसार बदल देता है। मैंने कई लोगों को देखा है और अनेक रचनाओं में मैंने देखा है कि लोग कुर्सी पर आने के पहले कुछ और होते हैं, कुर्सी पर बैठ जाने के बाद कुछ और होते हैं, और फिर कुर्सी से उतर जाने के बाद फिर उनका व्यवहार बदल जाता है। तो उस समय प्रवृत्ति और व्यक्ति का एकाकार होना स्वाभाविक है, और उसी पर मेरी कई रचनाएं हैं, इतने सारे व्यंग्य संग्रह हैं, उपन्यास हैं, सब पर मैंने कहीं न कहीं इन दोनों को एकाकार कर दिया है। हमारे आसपास बिखरी हुई अनेक विसंगतियां हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, न्यायिक विसंगतियां हैं या धार्मिक विसंगतियां हैं, लेकिन जहां तक देखा जाए कि आज का जो व्यंग्य लेखन है उसका दायरा बहुत सीमित हो गया है, या तो वो कुछ एक सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करता दिखाई देता है, या वो कहीं कहीं बचते हुए राजनीतिक व्यंग्य भी लिख रहा है, जबकि आज हमारे सामने बाजारवाद, धर्म, सांस्कृतिक सांप्रदायिकता जैसी विसंगतियां मुंह बाए खड़ी हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो विसंगतियों के विविध आयाम है, क्या हमारा आज का व्यंग्यकार सभी विसंगतियों को समेटकर अपनी कलम के जरिए व्यंग्य लिख रहा है या नहीं, या इस तरह की प्रवृत्तियां जो आज देखा जाए तो धार्मिक विसंगतियां भी हमारे सामने हैं और सांस्कृतिक सांप्रदायिक विसंगतियां भी हैं, क्या इन पर भी दिल खोल के लिखा जाना चाहिए? अवश्य लिखा जाना चाहिए, सांप्रदायिक स्थितियों पर भी लिखा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए समाज में यदि शांति है तो ही सुख है, यदि अशांति है तो वहां दुख से दुख होना है। तो जहां जहां जो स्थितियों में अशांति या हिंसा या वो सब स्थितियां होती हैं उसका विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि विकृत मानसिकता उन्हीं लोगों की होती है जो हिंसा में विश्वास करते हैं। आप देखिए जितने क्रिएटिव लोग हैं,
जितने वैज्ञानिक लोग हैं, लेखक लोग हैं, वो शांति से जीना पसंद करते हैं, धार्मिक लोग भी शांति से जीना पसंद करते हैं। तो हिंसा और इस सब के विरुद्ध यदि व्यक्ति लिखता है तो निश्चय रूप से वो समाज के लिए एक अनुकूल स्थिति है। और कौन कौन सी ऐसी विसंगतियां हैं जिनको रेखांकित किया जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन पर बहुत कम रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं? आप निरंतर पढ़ते भी रहे हैं, जो आज पिछले दौर के लेखक थे या आज समकालीन लेखक आपके थे, या आज के दौर के जो लेखक हैं, जो नए लोग भी आए हैं इस क्षेत्र में, वो कौन सी ऐसी विसंगतियां हैं जो छूट रही हैं व्यंग से? असल में प्रभात जी, मैंने एक बात देखी है कि मैंने अपने उस उपन्यास में बात कही कि व्यंगकार कम से कम व्यंग का पात्र न बने। अनेक व्यंगकार ही व्यंग के पात्र बने हुए हैं। मुश्किल तो इस बात की है, क्योंकि आप अपेक्षा करते हैं व्यंगकार से कम कि वो अपने व्यक्तित्व में साफ सुथरा रहे, तिकड़ में चालाकी और ये सब कम से कम वो ना करे। मैं उस व्यक्ति को ही सफल और श्रेष्ठ व्यंगकार मानता हूँ जो अपने जीवन में भी साफ सुथरा है। यदि स्वयं ही व्यक्ति साफ सुथरा नहीं होगा तो वो कैसे व्यंगकार होगा? मैंने अनेक लोगों को देखा है, जब आप गौर से देखते हैं तो पता चलता है, अरे भाई जिस बात के विरुद्ध ये लिखते हैं उसी बात को ये करते भी है, तो ये एक गलत बात है। और इस पर मैंने बहुत लिखा। आपकी नजर में एक मुकम्मल व्यंग कैसा होना चाहिए? व्यंग मुकम्मल वही होगा जिसमें हम समाज को एक अच्छी दिशा देते हुए शांति से, सौहार्दपूर्ण ढंग से लोगों को परस्पर रहने की प्रेरणा देंगे, क्योंकि उसी से आदमी क्रिएटिव, थोड़ा सा सर्जनात्मक हो सकता है, चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टि से हो, लेखन की दृष्टि से हो, खेल की दृष्टि से हो। यदि शांति और सुख से नहीं होगा तो वो क्रिएटिव कभी नहीं हो सकता। और जहां जहां अशांति फैली हुई है, क्या आप उम्मीद करते हैं कि वहां के लोग सुख शांति से या क्रिएटिव हो सकते हैं? या आप पूरी दुनिया भर में इस समय देख रहे हैं, रूस यूक्रेन हो या हमास ने आक्रमण किया इन पर, ये सब अशांति फैलाने वाली जो स्थितियां हैं, इन सबसे यदि दूर रहा जाए तो वहीं पर व्यक्ति क्रिएटिव होता है। जी, बहुत बढ़िया बात कही है। एक सवाल और कि जिस तरह कहा जाता है कि संगीत सिर्फ संगीत के लिए होता है, कला सिर्फ कला के लिए होती है, क्या व्यंग्य सिर्फ व्यंग के लिए है आज? नहीं, व्यंग के लिए तो है, लेकिन व्यंग समाज को सुधारने के लिए भी है। क्योंकि जब आप कोई रचना लिखते हैं तो उस रचना में आप ऑब्जेक्ट उसको रखते हैं जिसने चालाकी की है, बदमाशी की है, या जिसने समाज के नियमों को तोड़ा है। और आप जब उस पर लिखते हैं और उस पर हास्यमय की दृष्टि से लिखते हैं तो वो ज्यादा प्रभाव डालती है। भाई परसाई जी को देख लीजिए, शरद जी को देख लीजिए, इन सब लोगों ने प्रवृत्तियों को पकड़ा और प्रवृत्तियों को पकड़ने के साथ में उसमें व्यक्ति भी चपेट में आए और उन पर उन्होंने व्यंग्य लिखा। अनेक उदाहरण है जो इन लोगों ने लिखा और इन पर प्रहार भी हुए, शरद जी पर हुए, परसाई जी पर हुए। और ये प्रहार वही लोग करते हैं जिन्हें लगता है कि ये रचना हमारे ऊपर केंद्रित है, हमारी प्रवृत्ति, हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है उस पर केंद्रित है। तो ये बहुत आवश्यक है कि व्यंग्य लिखा जाए वो एक संपूर्ण परिवेश को ध्यान में रखता है। जी बिल्कुल, एक व्यंगकार का अपना एक ऑब्जर्वेशन होता है, वो अपनी दृष्टि से समाज में बिखरी विसंगतियों को देखता है। आज का जो व्यंग समाज है उस पर एक इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि वो बहुत ही सतही तरीके से व्यंग लिख रहा है, उसमें वैचारिक पक्ष का एक गहरा अभाव देखने को मिल रहा है। तो हमारे जो नए साथी भी हैं जो लिख रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो एक बेहतरीन व्यंगकार बने भविष्य में आगे जाके, तो वैचारिक पक्ष को किस तरह प्रगाढ़ किया जाए, किस तरह व्यंग में उतारा जाए, इस पर आप अगर कोई मार्गदर्शन देना चाहें तो आपका स्वागत है। प्रभात जी, वैचारिक दृष्टि से व्यंग का समृद्ध होना बहुत जरूरी है, इसमें तो दो मत नहीं है जी। किंतु विचार के साथ में जो उसके कार्य हैं, क्योंकि कार्यों को आप देखते हैं और कार्यों पर फिर आप अपने ढंग से विचार करते हैं और उस पर फिर आप व्यंग लिखते हैं या हास्य लिखते हैं। हास्य की स्थिति भी वही है कि आप उसके कार्यकलाप जो गलत देखते हैं उनके ऊपर फिर आप एक हास्य की स्थिति निर्मित करते हैं। और ये मैं अनेक व्यंगकारों को देख रहा हूं जो कुछ स्वार्थों के लिए लिखते हैं
और लिखने के बाद में वो चूक जाते हैं। यानी लंबी पारी खेलना व्यंग में कोई आसान काम नहीं है। जिन लोगों ने लंबी पारी खेली है वो वास्तव में व्यंगकार है, वरना छोट-मोट थोड़ा बहुत लिखा और लिख करके अपने चले गए। ऐसे अनेक लोगों की संख्या है इस देश में, हमारे हिंदी समाज में, कि लोगों ने एक एक दो दो किताबें लिखी और बाद में वो चुप गए। उनको लगता है ये सब निरर्थक है, बेकार है। क्योंकि जब आप उसमें डूब कर एक लक्ष्य के साथ में चलेंगे तभी आप सफल और सही व्यंगकार का कर्तव्य निर्वहन करेंगे। जी, बहुत बढ़िया बात कही है। श्रोताओं, हर बुधवार को शाम 4 से 5 बजे तक बॉक्स एफएम जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम व्यंग के रंग प्रभात के संग में आप आज सुन रहे हैं डॉक्टर हरि जोशी को, देश के सुप्रसिद्ध व्यंगकार। यदि आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहें तो हमारे नंबर 7339999096 पर आप अपने सवाल या तो पूछ सकते हैं फ़ोन करके, या आप चैट रूम में जाकर अपना सवाल लिख सकते हैं। बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं इससे पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश हमारे पास आए हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। मित्रों, नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं। मैं रायपुर से किशोर अग्रवाल व्यंगकार। आज हम श्री हरि जोशी को सुनेंगे व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में, और उनके उद्बोधन से व्यंग के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। नमस्कार। हमारे समय के वरिष्ठ साहित्यकार और व्यंगकार डॉक्टर हरि जोशी जी अनवरत साधना से रत हैं। लगभग 60 साल की रचना यात्रा में उन्होंने 40 से अधिक कृतियां प्रकाशित की हैं और अपने बहुविध लेखन से लोगों के बीच में, हिंदी साहित्य के लोगों के बीच में स्थान बनाया है। निरंतर सृजनरत हरि जोशी जी ने अपने सेवा काल के दौरान और बाद में भी बेबाक लेखन किया है, और उसके कारण उनको सेवा काल में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा, और बाद में भी उनके लेखन से जो स्थापित लोग हैं उनको नाराजगी रही। लेखन की चिंता न करते हुए वे निरंतर सृजनरत हैं। अभी वो 81 साल की उम्र के हो गए हैं, लेकिन हर वर्ष लगभग उनका एक न कोई रचना उनकी सामने आती है। उनका रचना कर्म हम लोगों के लिए एक आदर्श है, अनुकरणीय है कि निरंतर चुपचाप सृजनरत रहते हुए कैसे साहित्य सेवा की जा सकते हैं। डॉक्टर हरि जोशी जी का हम लोगों के बीच में होना हम लोगों के लिए एक उपलब्धि है, गर्व है, और वो हमारे बुजुर्ग हैं और उनसे उनका लेखन हमें प्रेरणा देता है। मैं आज के संयोग से आज 9 वर्ष है, मैं उनको 9 वर्ष की शुभकामना देता हूं और कामना करता हूं कि आगे आने वाले कई वर्षों तक वो निरंतर सृजनशील रहें। धन्यवाद। क्या बात है। ये संदेश था अनूप शुक्ल जी द्वारा और कानपुर से उन्होंने ये संदेश भेजा है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद अगले संदेश पे जाएंगे। कहा भी जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। उस दर्पण के माध्यम से जो साहित्यकार है या लेखक है वो जो अच्छी चीजों को देखता है, अच्छी प्रवृत्तियों को देखता है तो उसे उसी तरह रेखांकित करता है। इसके विरुद्ध बिल्कुल अगर वो कुछ अन्याय, भ्रष्टाचार, व्यभिचार या अन्य किसी तरह की विसंगतियों को देखता है तो वो उसको उसी रूप में लिखता है। यानी वो प्रशंसा भी करता है और आलोचना भी करता है। लेकिन आज एक नई प्रवृत्ति विकसित हो रही है कि लोग किसी खास विचार से जुड़कर लेखन कर रहे हैं। आपकी नजर में क्या ये आपको उचित लगता है? नहीं, मैं इस बात को ठीक नहीं मानता। मैं तो मनुष्यता के हित में यदि व्यंग लिखा गया है तो वो सही व्यंग है। मैंने कहा ना, हिंसा या अपराध करने वाली या गलत कामों को प्रेरित करने वाली कोई भी रचना का मैं समर्थन नहीं करता। एक जिसमें सामंजस्य बना रहे, मनुष्यता विकसित हो, ऐसी रचना, उसमें भले ही हास्य और व्यंग हो सकता है किंतु ऐसी रचना को ही मैं सही व्यंग मानता हूँ। ये मारकाट वाली और विरोध करने वाली और हिंसक गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाली रचनाओं को मैं कतई व्यंग की श्रेणी में, हास्य की श्रेणी में नहीं रखना चाहूंगा। सौहार्द बनाए रखने वाली रचनाएं लिखी जानी चाहिए। और कुछ खास विचारधाराओं में सिमट कर लिखना कितना उचित है? हाँ, नहीं, विचारधारा आपकी कोई भी हो किंतु उसमें मनुष्यता हो, उसमें जो एक ऐसा सोच हो जिसमें आप आदमी को आदमी से जोड़ कर रखें, आदमी को तोड़े नहीं। आदमी का विध्वंसक स्वरूप
विकसित ना करें, उसको प्रेरणा न दें। तो ऐसा यदि हो तो लेखन मैं सोचता हूँ सर्वश्रेष्ठ। जी बिल्कुल ठीक बात कही। और अब बातचीत का सिलसिला हम और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए सुनते हैं एक और संदेश। जी, मैं मुकेश राठौर, भिकनगांव, मध्य प्रदेश से। दोस्तों, व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम दिनों दिन सफलता के झंडे गाड़ रहा है और इसका हर एपिसोड में लगातार निखार आ रहा है। आज हम जिस व्यंग्यकार को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, आप भी निश्चित ही सभी को प्रतीक्षा है, उन्हें सुन ही रहे हैं, सुनेंगे और भी उनसे बातें। वे ऐसे व्यंग्यकार, जी हाँ, डॉक्टर हरि जोशी जी, उन्हें मैं हमारे पड़ोसी जिले हरदा का कहूँ, भोपाल का कहूँ, मुंबई का कहूँ या अमेरिका का, वे चारों तरफ एक तरह से फैले व्यंग्यकार है। उनकी जिस तरह से दृष्टि फैली हुई है, वे खुद भी उन्होंने पूरी दुनिया देखी है। लगभग 40 से अधिक उनकी किताबें आ चुकी है और जहां तक मैं समझता हूं कि वे एक ऐसे व्यंग्यकार है कि जितने अच्छे व्यंग्यकार, जितने अच्छे उपन्यासकार, कवि, उतने ही अच्छे एक नेकदिल इंसान है। तो मुझे आशा है वे सानंद होंगे और आज हम उनसे व्यंग्य के और भी बहुत सारे किस्से सुनेंगे और आज सारी बातें कांटे की होगी। तो आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आज इस कार्यक्रम को सुनकर निश्चित ही हम सभी समृद्ध होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः स्वागत है। ये थे युवा व्यंग्यकार मुकेश राठौड़, भिकनगांव, मध्य प्रदेश है। एक और सवाल जो मेरे जहन में अक्सर आता है, मैं उसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आपने लंबी यात्रा की है साहित्य के पथ पर। आपके संपूर्ण लेखन में सफलता, असफलता, प्रशंसा, आलोचना का कितना प्रभाव रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रभात जी। मैं एक गांव से निकला, आर्थिक स्थितियां बहुत खराब थी। वहां से निकल के मुझे तो भगवान की कृपा मेरे ऊपर रही कि मैंने इंजीनियरिंग में पीएचडी किया। मेरे घर की भाषा तो लोकल भाषाएं होती थी, मालवी, निवाड़ी। फिर मैंने शुद्ध हिंदी हरदा में आकर लिखना सीखा और फिर अंग्रेजी माध्यम से मैं जीवन भर में पढ़ाता रहा। इसलिए मुझे भाषाओं की कभी समस्या नहीं रही। अमेरिका में भी मेरे अमेरिकन मित्र इतने सारे बन गए, वहां की सभी गोष्ठियों में मैं भाग लेता रहा जी। और इसीलिए एक बात और आपको बता दूं, मेरे पास में व्यसन यदि है तो सिर्फ चाय का व्यसन है। मैं न शराब पीता, न अंडे खाता, न मांस, सबसे मैं दूर हूं बिल्कुल। एक जो परिवेश जिससे मैं निकला हूं वहां से मैं एकदम से सात्विक जीवन जीता रहा मैं। लेकिन हाँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मॉर्निंग वॉक पर जाता रहा हूँ, अमेरिका में, भोपाल में, कहीं पर भी। और उसी का परिणाम है कि बच्चे मेरे व्यवस्थित हैं, बच्चे अच्छे हैं, मुझे कहीं कोई खर्च नहीं होता। मैं किसी बच्चे के पास में रहूं, बंबई, दिल्ली, अमेरिका, कहीं पर भी, वो हाथों हाथ मुझे लगते हैं। मेरी शर्त सिर्फ ये है कि मुझे लैपटॉप पर एक आध घंटा काम करने की स्वाधीनता मिलती रहे, वो मुझे मिलती है। और मैं 14-15 बार अमेरिका गया, हर बार मैंने एक किताब वहां से लिख करके लाया जी। हाँ, बहुत बढ़िया। ये तो निरंतर है, ये मैं बनाए रखा है मैंने। और भले ही मुझे सस्पेंड किया, मैंने उसके कभी चिंता नहीं की। सस्पेंड किया, मुझे 2 बार कोर्ट केस लड़ने पड़े गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन मैं डरा नहीं। मुझे तो दिनकर जी की वो पंक्तियां हमेशा आत्मसात किए रहता हूं मैं कि अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है कि पौरुष का आतंक मनुष्य दुर्बल होकर होता है। तो मैं डरा नहीं और मुझे लोगों ने सहयोग में बहुत दिया, सरल जी ने दिया और लोगों ने दिया जब भी मेरी लड़ाई हुई और मैं विजयी होकर के बाहर आया। जी बहुत बढ़िया। आपने जो संघर्ष किया उसके तप कर आपने जो कुछ भी लिखा, समाज उसका मूल्यांकन कर रहा है और निश्चित रूप से आपको कई पुरस्कार भी मिले। और यही एक लेखक की सफलता मानी जा सकती है कि वो जीवन भर जिस तरह से संघर्षों के विरुद्ध अपनी कलम चलाता है, अपने अनुभवों का निचोड़ वो किसी पुस्तक या किसी रचना के रूप में समाज को देता है,
उस लेखन की प्रशंसा भी होनी चाहिए, उस लेखन का मूल्यांकन भी होनी चाहिए। तो ये सब तो हमारे जीवन में चलता रहता है। ये बहस अक्सर चलती है। दो पक्ष हैं व्यंग्य में भी। एक पक्ष है जो मानता है कि व्यंग्य को व्यंग्य रहने दिया जाए, उसमें हास्य का मिश्रण नहीं किया जाए। एक पक्ष है जो ये कहता है कि हास्य के बिना व्यंग्य अधूरा है और हास्य व्यंग्य की मार को और धारदार बनाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हास्य का फुट थोड़ा बहुत आए तो कोई बुराई नहीं मानता मैं, क्योंकि उसमें भी व्यंग्य के तत्व होते हैं। किंतु यदि आप शुद्ध हास्य पर आ गए तो फिर उसमें फुहड़ता आ जाती है। मैंने कई हास्यकारों को देखा है, उसमें फिर व्यंग्य नहीं रह जाता, वो सिर्फ हंसाने के लिए फुहड़पन उसमें समाविष्ट कर देते हैं। तो हास्य हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, किंतु व्यंग्य के तत्व जो हैं वो मारक होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, जबकि हास्य तो क्षणिक होता है, थोड़ी देर वो गुदगुदाता है और बाद में समाप्त होता है। जी जी जी, बिल्कुल बढ़िया बात कही। तो एक संतुलन होना चाहिए, और हास्य कोई बुरा नहीं है। अगर व्यंग्य में आ रहा है तो उसे आने दीजिए, और व्यंग्य इसी से बन के बढ़ता है। एक और सवाल जो अक्सर लोग हमसे भी पूछते हैं, हम जब बात करते हैं व्यंग्य की, हम कहते हैं कि व्यंग्य एक विशिष्ट शैली है लिखने की, साहित्य में एक विशिष्ट विधा है जो साहित्य की अन्य विधाओं से थोड़ी मुश्किल है। आप ज़रा हमारे श्रोताओं को बताएं कि भाई व्यंग्य साहित्य की अन्य विधाओं से कैसे मुश्किल है, क्योंकि गीत लिखने वाला भी कहता है कि गीत का जो छंद जो लिखते हैं वो कहते हैं उसका एक अनुशासन है, उसका एक मीटर है, मात्राओं की एक गिनती होती है। और जो विषय में लिखते हैं, चाहे वो आलोचक हैं या संस्मरण लिखते हैं या रूपक लिखते हैं, कोई भी लिखता है, हर लेखक अपनी विधा को सर्वश्रेष्ठ बताता है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि क्या व्यंग्य वाकई साहित्य की अन्य विधाओं से मुश्किल भरा लेखन है? प्रभात जी, मैंने तो व्यंग्य को बहुत सहज रूप में लिया, और मैं सिर्फ व्यंग्य ही नहीं लिखता, मेरे पास में कविताओं में गंभीर कविताएं भी हैं जी, उपन्यास भी गंभीर लिखे हैं मैंने, और व्यंग्य उपन्यास भी लिखे हैं। मुझे जहाँ समाज में लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए, मैं उस पर कटाक्ष करता हूँ या व्यंग्य लिखता हूँ। मेरी रचनाएं धर्मयुग में कविता में भी आई, और उसमें कविताओं में भी मैंने कई बार व्यंग्य और हास्य के पुट दिए, और वो मुझे अच्छा लगा, उनको सराहा गया। कोई एकाध कविता अगर आपको याद हो या आपके सामने अगर रखी हो तो हमको सुनाइए। देखिए, एक मेरी रचना छपी थी 72-73 में धर्मयुग में, सुनिए। स्वागत। उसमें हास्य का मजा भी है थोड़ा, और ये प्रोहिबिशन पर है, मद्य निषेध पर। जी जी। मद्य निषेध पर भाषण समाप्त हुआ, श्रोताओं ने मिलकर वक्ता को बधाई दी कि आपका भाषण आज सर्वश्रेष्ठ आंका गया। मद्य निषेध पर भाषण समाप्त हुआ, श्रोताओं ने मिलकर वक्ता को बधाई दी, आपका भाषण आज सर्वश्रेष्ठ आंका गया। वक्ता का उत्तर था कि अनुभव किए बिना मैं किसी विषय पर कुछ बोलता नहीं। अनुभव किए बिना मैं किसी विषय पर कुछ बोलता नहीं, अनुभव करता रहा हूँ, अनुभव करता रहूंगा, पीने के दोषों पर भाषण देता। ये एक क्षणिका थी जो मद्य, यानी आप स्वयं ही मद्य पिएंगे और उसके बाद में उसके खिलाफ बोलेंगे, उस पर हंसेंगे। ये भी एक विसंगति है, बहुत बढ़िया। ये भी एक विसंगति है। जी जी। और मेरी एक रचना तो यहाँ पर एक दिन मैंने गुजराती समाचार अखबार बम्बई में है, उसमें मेरी रचना अनुवादित देखी मैंने, तो वो रचना भी मुझे अच्छी लगी। ये रचना आज के संदर्भ में भी उतनी भी महत्वपूर्ण है। भारतीय कवि लेखक रस युक्त गन्ने हैं, भारतीय कवि लेखक रस युक्त गन्ने हैं, वैसे तो संस्कृति के वे विशिष्ट पन्ने हैं, भारतीय कवि लेखक रस युक्त गन्ने हैं। श्रीमंत वर्ग है रस निकालने की बलशाली चरखी, श्रीमंत वर्ग है रस निकालने की बलशाली चरखी, गन्ने को जमीन से उखाड़ते और तोड़ते, गन्ने को जमीन से उखाड़ते और तोड़ते, फिर उसे चरखी में दबाकर निचोड़ते, प्रकाशक प्रशंसा कर स्वादिष्ट रस पीते हैं, लेखक इस देश में ऐसे ही।
जी, बहुत बढ़िया और बहुत आनंद आया। सृष्टि, अगर चैट रूम में जाकर देखें, कोई हमारे साथी किसी का संदेश आया हो तो आप पढ़ के सुना दें, क्योंकि अभी हमारे पास 7 मिनट का समय और शेष है। राठौर जी का मैसेज है चैट बॉक्स में, नमस्कार लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि सवाल है ये वैसे उनका कि व्यंग व्यक्ति पर नहीं प्रवृत्ति पर होना चाहिए, और जो जैसा उन्होंने अपने संदेश में कहा, लेकिन राजनेता तो लगभग सभी एक जैसे होते हैं। ऐसे में किसी सांसद को लक्ष्य कर लिखे गए व्यंग को कोई पार्षद अपने पर ले ले तो उसे क्या किया जाए उसका? जी बताइए। हाँ, जोशी जी। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप व्यक्ति का नाम मत डालिए जी, नाम थोड़ा सा हटा दीजिए और आप पूरे के पूरे उसके कैरेक्टर को डाल दीजिए अपने व्यंग में। किसी के खिलाफ कोई एक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया। शरद जी ने मुझे बताया, शरद जी ने अनेक रचनाएं ऐसी लिखी जो सीधी थी, मंत्री अंतले तेरे बिना सब जगह सुनो, आपने पढ़ा होगा उनका धर्मयुग में। और भी परसाई जी ने खूब लिखा। लेकिन आप यदि गवर्नमेंट सर्विस में है या ऐसी स्थिति में है तो आप सिर्फ नाम थोड़ा बदल दीजिए, फिर आपको जितने कैरेक्टरिस्टिक उनके समझ में आते हैं उन पर आप रचना लिखिए, आपका कोई बाल बांका नहीं करता। और लिखना चाहिए। जी, हमें दुष्प्रवृत्तियों पर अवश्य कलम चलाना चाहिए, वरना ये लोग कैसे जागेंगे। जी, बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि किसी का नाम ना लिखें, किसी पर सीधा प्रहार ना करें, और व्यक्ति अगर उसके भीतर कोई विसंगति है तो उस पर भी लिखा जाना चाहिए। वैसे तो अगर आप हरिशंकर परसाई और शरद जोशी जैसे अनेक व्यंगकारों को आप अगर देखते हैं तो उन्होंने व्यक्ति के नाम भी लिखे हैं। और एक बात मुझे और याद भी आती है, शंकर पिल्लई जो व्यंग्य चित्रकार यानी कार्टूनिस्ट थे, वो नेहरू जी पर काफी कटाक्ष करते थे, और नेहरू जी ने एक बार बड़े खुले दिल से कहा भी था, शंकर मुझे मत बख्शना। तो ऐसे लोग भी थे हमारे समाज में, ऐसे राजनेता भी थे जो इन चीजों को बहुत सहज भाव से लिया करते थे। क्या आपको लगता है कि आज भी व्यंग को उतने ही सहज भाव से लिया जा रहा है? प्रभात जी, इस मामले में मैं अमेरिका की बहुत तारीफ करूंगा जी। ट्रंप को सामने बैठाकर स्टूडियो में उसके खिलाफ लिखा जाता है, बोला जाता है, और वो सुन करके चला जाता है। आपसे मैंने कहा ना 65 किताबें ट्रंप के खिलाफ मैंने देखी लाइब्रेरी में, लेकिन वहां पर कभी किसी लेखक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो हमारे यहाँ तो नाम मात्र की है। हाँ, भाषा शालीन हो, अमेरिका तरीके गाली गलौज वाली भाषा नहीं हो। वहां तो सीधी सीधे वो गाली और जो अपशब्द है उनका उपयोग करते हैं। हमारे देश में वैसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और श्रोताओं को एक बार फिर से, जिन्होंने किसी कारणवश रेडियो देरी से ट्यून किया हो, तो आज व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए थे मुंबई से डॉक्टर हरि जोशी, देश के सुपरिचित व्यंगकार। अगले बुधवार फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, और आपके श्रोताओं की जानकारी के लिए कि हमारी चर्चा हुई डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी जी से, लखनऊ में देश के नामचीन व्यंगकार रहे हैं। और अगर सब कुछ परिस्थितियां ठीक ठाक रही तो अगले सप्ताह हम श्री गोपाल चतुर्वेदी जी से आपकी मुलाकात अवश्य करवाएंगे। एक बार फिर से हरि जोशी जी, आपका समय देने के लिए, और उन श्रोताओं का बहुत आभार जिन्होंने बड़े मनोयोग से इस बातचीत को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।